नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अतः उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भूगोल के पहले पार्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो संसाधन का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि संसाधन का मतलब होता है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। बताया था कि संसाधन क्या होते हैं, तो वे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा और बताया था कि जो संसाधन होते हैं वो उनकी संसाधनों का जो विकास होता है उनकी संभावना क्या कंडीशन है और उनकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। इसके बाद मैंने बताया था कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीकृत संसाधन या फिर मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि मानवीय संसाधन क्या होते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो इस मैंने आप लोगों के लिए बता दिया था, आप पहली वीडियो देखिए तो वहाँ पर सब कुछ समझा दिया। तो हमने 3 प्रकार के संसाधनों को डिस्कस कर लिया था। आज हम चौथी पार्ट, जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा आज है, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी चीज़ को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, या फिर कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है आपका संभवी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए, तो उसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाते चलें। मैं इसलिए बोर्ड पर पहले से लिख देता हूँ, जिससे आप अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले संभवी संसाधन क्या होता है। तो देखो, संभवी संसाधन में लिखा है ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो होते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि सामाजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो संभवी संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं होता है, संभवी संसाधन कहलाते हैं। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो क्या बताया गया, संभवी संसाधन क्या होते हैं, तो ऐसे संसाधन का मतलब क्या होता है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें प्यास लग रही तो प्यास लगी तो हम क्या करेंगे, जल को पिएंगे। तो जल भी एक क्या है, संसाधन है। अगर हमारे लिए बोर्ड पर लिखना है तो हमें मार्कर चाहिए, तो मार्कर भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। ठीक है, तो संभवी संसाधन क्या होते हैं, यहाँ पर बात है विकास के आधार पर। ठीक है, तो संभवी संसाधन का मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश या राज्य में उपस्थित तो होते हैं लेकिन उनका जो विकास होता है वो उचित रूप से नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता, उसे ही हम क्या कहते हैं, संभवी संसाधन कहते हैं। देखो, आप उस ऐसे याद रख लें इसको, संभवी का मतलब होता है संभावना, मतलब संभावना तो है वहाँ पर, उसके होने की संभावना है, लेकिन उनका जो विकास है वो क्या नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं, संभवी संसाधन कहते हैं। तो आप लोगों के लिए इसे समझ में आ गया कि संभवी संसाधन क्या होते हैं। अरे, कहने का मतलब ये है कि कहीं पर कोई संसाधन उपस्थित है लेकिन उसका पूर्ण रूप से क्या नहीं है, विकास नहीं, उसे हम कहते हैं संभवी संसाधन। संभवी संसाधन किसे कहते हैं, तो आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, बड़ी सिंपल परिभाषा है कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश या राज्य में होंगे तो, लेकिन उनका पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर विकास के आधार पर की बात हो रही है। ठीक है, तो संभवी संसाधन क्या होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो कहीं पर उपस्थित तो होंगे, कहीं राज्य प्रदेश में उपस्थित तो होंगे लेकिन उनका जो विकास होगा वो पूर्ण रूप से नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, संभवी संसाधन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के जो संसाधन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो उत्पादन है क्या है, जो विकास है वो विकास संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना तो बहुत है लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, उनका विकास नहीं हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि संभवी संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे संसाधन, एक बार ध्यान से सुनना क्योंकि कहते हैं लोग कि सुनने से याद होता है। तो ऐसे संसाधन जो किसी राज्य या प्रदेश में उपस्थित तो होते हैं लेकिन उनका जो
विकास होता है पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संभवी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आए तो आप लिख देना कि गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की वहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उनका क्या है, अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है, तो उसे ही हम कहते हैं संभवी संसाधन। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं विकसित संसाधन क्या होते हैं। क्या है, पहला है आपका संभवी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि ऐसे संसाधन को देखो एक बार समझ लीजिए, संसाधन का मतलब होता है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण अर्थात जांच हो चुकी है और उनके उपयोग के लिए उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया विकसित संसाधन क्या होते हैं। तो मतलब विकसित संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनकी जांच मतलब सर्वेक्षण, जिनकी सर्वेक्षण अर्थात जांच तो हो चुकी है, लेकिन उनकी उपयोग की गुणवत्ता है निर्धारित भी की जा चुकी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। तो विकसित संसाधन को आप समझ सकते हैं कि विकसित संसाधन क्या होते हैं। तो आप लिख देंगे ऐसे संसाधन जो कहीं पर राज्य या फिर कहीं पर भी उपस्थित तो हैं और उनकी क्या होगी, उनकी जांच भी हो चुकी है और उनके उपयोग की सीमा भी तय की गई है, कितना खर्च आएगा कितना खर्च नहीं आएगा, ऐसे ही संसाधन कहलाते हैं विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन के लिए देखो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि जैसे हमारे जिले में, जैसे आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमारे जिले में क्या है, एक हवाई पट्टी आ गई है, ठीक है, सरकार द्वारा यहाँ पर क्या बनी, हवाई पट्टी बनी। तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ की जो डीएम होंगे वो डीएम क्या करेंगे, उसकी पहले जांच करेंगे। जांच करने के पश्चात क्या होगा, उसकी कितना खर्च आ रहा, कितना खर्च नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक पूरी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा एक प्रकार से विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है, तो आप लिख देंगे ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण अर्थात जांच हो चुकी है और उनके उपयोग की जो समय सीमा है, ठीक है, जितना खर्च है वो भी तय हो चुका है, तब ऐसे संसाधन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल होते हैं वो कोयला और पेट्रोलियम है, इनकी क्या हुई, ऐसे संसाधन हैं जी विकसित संसाधन के, यहाँ पर पता भी है कि कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, तो उनकी जांच भी हो चुकी, तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन आप समझ सकते क्या होते हैं, तो ऐसे संसाधन जिनके जांच हो चुकी है, सर्वेक्षण हो चुका है और उनके उपयोग की समय सीमा भी क्या की जा चुकी है, तय की जा चुकी है, उसे ही हम कहते हैं सर्वेक्षण, उसको भी हम कहते हैं विकसित संसाधन। तो आप लोगों के लिए ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए पेपर में यही पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा, भंडार क्या होते हैं। तो देखो भंडार में लिखा है कि वे सभी पदार्थ, ध्यान से समझना, भंडार क्या होते हैं, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जो भंडार होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ। तो वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त ज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर होते हैं, भंडार कहलाते हैं। तो भंडार क्या होते हैं, तो भंडार को हम कह सकते हैं कि भंडार वे पदार्थ, या कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जो मानव की, जो हमारे, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से वो हमारी परे से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। तो भंडार किसे कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भंडार वे सभी पदार्थ होते हैं। भंडार क्या होते हैं, ये पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके कारण वो हमारे हमसे बहुत दूर है, हम उनके बारे में नहीं समझ सकते हैं, तो वही हमारे कहलाते हैं भंडार। तो भंडार क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और लेकिन किसी ज्ञान की वजह से या फिर ज्ञान या प्रौद्योगिकी की वजह से वो हमारी समझ से बाहर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाने पर क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि जो जल है, वाटर जो जल है, दो ज्वलनशील गैस हैं। कौन कौन सी ज्वलनशील गैस है, एक तो हाइड्रोजन भी गैस होती है ज्वलनशील, और एक होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है जलती है, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वो जलने में सहायता करती है। तो दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, एक यौगिक है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। जो क्या है, जल है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है,
एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसके कारण ये हमारे परे से बाहर है। इसे हम कहते हैं भंडार। भंडार क्या होता है, तो एक बार और समझें कि भंडार का मतलब होता है कि वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन किसी ज्ञान की वजह से वो हमारी समझ से बाहर होते हैं, परे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख देना कि हम जानते हैं कि जो जल होता है वो दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और यह ऊर्जा का क्या बन सकता है, एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, इतने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं कि वो उसका उपयोग काय में कर सकते, ऊर्जा में कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका संचित कोष। क्या आता है, संचित कोष। संचित कोष क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि संचित कोष कह सकते हैं कि यह भंडार का वह भाग होता है, यह भंडार का वह भाग होता है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। संचित कोष क्या होता है, तो आप लिख दीजिए कि यह भंडार का वह भाग होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं संचित कोष। तो आप लोगों के लिए इतनी बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको हम साफ करते हैं, एक बार और समझ लीजिए कि संभवी संसाधन क्या होते हैं। तो आप कह लेना कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संभवी संसाधन। तो आप लिख सकते हैं कि गुजरात और राजस्थान में पवन और सूर्य ऊर्जा की बहुत सारी स्रोत, लेकिन क्या है, उनका विकास नहीं हुआ है। इसके बाद आता है विकसित संसाधन। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण यानी जांच हो चुकी है, क्या होगी, जांच भी हो चुकी, और उनकी गुणवत्ता और उपयोग की समय सीमा भी निश्चित की जा सकती है, उसे हम कहते हैं विकसित संसाधन। उस भंडार मैंने बताया भंडार क्या होते हैं, तो भंडार के पदार्थ होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ज्ञान की वजह से वो हमारे परे से बाहर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भंडार। और संचित कोष क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि संचित कोष भंडार का वह भाग होता है जो भविष्य में हमारी आवश्यकताओं की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। अब आइए इसके बारे में अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं मित्रों, अभी तक हमने समझा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संसाधनों का विकास, कि संसाधन का विकास किस प्रकार से होता है। जैसा अभी तक हमने समझा कि संसाधन होते क्या हैं, तो संसाधनों के प्रकार समझे हमने, एक बार और समझ लेते हैं संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप पहली वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे अगर आप नोट्स बना रहे हैं पेन कॉपी लेकर के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप नोट्स बनाते चलें और आप उनको याद करते चलें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से हो रहा है, क्या संसाधनों का विकास रियल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी चीज़ को मैंने अपने नोट्सों के हिसाब से लिखा है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि संसाधन प्रकृति की देन, संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। बात सही है। जो संसाधन है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए, जितने भी संसाधन हैं अगर देखा जाए तो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, प्रकृति से प्राप्त हुई। अगर जल है तो प्रकृति से प्राप्त हुआ। अगर कोई भी मानवीकृत संसाधन है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे बात को सुनिए, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक संसाधन है, इसको हमने क्या मान लिया, संसाधन। तो ये बोर्ड, ये बताइए ये प्राकृतिक है या मानवकृत है या मानव ने बनाया, तो आप क्या बोलेंगे कि मानव ने बनाया। बात सही है, मानवीकृत है। लेकिन ये बताओ कि इसमें यूज किस चीज़ का हुआ है, लकड़ी का यूज हुआ। तो लकड़ी प्राकृतिक है, मानवकृत है, कि मानव ने बनाई लकड़ी कि प्रकृति से प्राप्त हुई। तो प्रकृति से प्राप्त हुई। तो जितने भी संपूर्ण संसाधन हैं उनको हम एक नज़रिए से कह सकते हैं कि वो क्या है, प्राकृतिक हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। एक बात समझ में आ गई। लेकिन मनुष्य इसका उपयोग, गलत उपयोग करके कई समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। अगर देखा जाए तो संसाधनों का विकास हो रहा है, लेकिन उनका हास्य भी हो रहा है। किस कारण से, क्योंकि जो भी संसाधन हैं मनुष्य उनका गलत उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, लेकिन जो मनुष्य है, इंसान है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है,
वनों को यानी जो है संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, गांव में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा है, क्या लिखा है कि मनुष्य, जैसे में आप लिखेंगे, मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वन संसाधनों का गलत उपयोग करता है। कैसे करता है, उनको काटता है, जिसके कारण से यह क्या होते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से यह पूरी धीरे धीरे करके क्या होते हैं, नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, जो ओजोन परत होती है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण भी होते हैं, ठीक है, आदि उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत से कारण भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें इन संसाधनों का विकास करना चाहिए, तब मानव को गलत उपयोग करना बंद करना होगा, अन्यथा यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आप संसाधनों के विकास में इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर पेपर में आता है कि संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है, संसाधनों के विकास पर टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, अतः मनुष्य इनका गलत उपयोग कर रहा है। जिसे आप लिख देंगे कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके कारण से कई समस्याएं, जैसे ओजोन परत का ह्रास हो गया, ठीक है, और भी कई समस्याएं, मिट्टी का कटाव हो गया, आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और यदि अभी भी मनुष्य इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जितने भी संसाधन हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया संसाधन विकास पर क्या टिप्पणी लिखेंगे, तो आप लिख दें कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। हमें संसाधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जितने भी संसाधन हैं, जल संसाधन है, वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, मृदा संसाधन, ये सब हमें कहाँ, प्रकृति से प्राप्त हुए। लेकिन इंसान क्या है ना, इंसान अपनी आवश्यकता है, इंसान की जो इच्छा है ना, कभी पूर्ति नहीं हो सकती। अगर आज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं और मैं सोच रहा कि मेरी इच्छा कंप्लीट हो जाए, तो 1 लाख में कंप्लीट होगी, 2 लाख आ जाएंगे तो 2 लाख में कंप्लीट होगी, धीरे धीरे कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, लेकिन इनके विकास की बजाय इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य इनका क्या कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है। अतः मनुष्य को इस बात पर फोकस करनी चाहिए और इनके जो विकास है उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए। तो आपको इतना लिखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है, हमें संसाधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मनुष्य जो है इनका क्या कर रहा है, गलत उपयोग करके कई समस्याओं को न्योता दे रहा है कि आओ हमारे पास आओ, हम ये कर रहे हैं। जैसे मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वन संसाधनों का क्या कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है। अपनी इच्छा बनाने के लिए घर बनाएगा, मकान बनाएगा, तो वनों को काटेगा तो उनसे क्या होगा। जब ये बताओ कि अगर हमारे यहाँ पर पेड़ कटते जाएंगे तो जो वन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक दिन। और खत्म होने पर क्या होगा, उसका प्रभाव कहाँ पर, हमारे पर्यावरण प्रदूषण पर। जहाँ पर वन कम होते हैं वहाँ पर आप लोगों को पता हो क्या कम होता है, वहाँ पर बारिश भी कम होती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, बारिश कम हो जाएगी, रेगिस्तान में बदल जाएंगे उसी प्रकार से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनका विकास करना चाहिए, हमें संसाधनों का विकास करना चाहिए, तब मनुष्य को इनका गलत उपयोग करना क्या करना है, बंद करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, तो आइए समझते हैं। तो ऐसा विकास, ध्यान रखना, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्षति भी ना पहुंचे, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्या नहीं पहुंचे, क्षति भी ना पहुंचे, अर्थात संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे लाभ पहुंचे। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसके लिए उनको उचित योजना बनाई जानी चाहिए। पहले समझ लो सतत पोषणीय विकास क्या होता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप नोट्स बना सकते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब ऐसा विकास जिसका हम उपयोग करें, ठीक है, जिसका हम क्या करें, देखो लिखा है ना, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्षति भी ना पहुंचे। ऐसा विकास जिससे पर्यावरण जो है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे चारों ओर है उसी को पर्यावरण बोलते हैं। तो ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्षति भी ना पहुंचे, अर्थात उनका इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी उनसे लाभ पहुंचे। जैसे एक एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, ठीक है, मुझे किसी ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात ये है, किसका एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं,
अगर पेड़ खत्म हो गया और उस पेड़ को हम काट रहे हैं तो उसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, 2 नए पौधे या 2 से अधिक नए पौधों को लगा देना चाहिए। तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति उस पेड़ पौधे से हो जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को किससे लाभ होगा, जो वो पौधे लगाए ना उनसे लाभ होगा। तो वही बात है कि सतत पोषणीय विकास पर टिप्पणी पूछी गई है, ठीक है, 2018 में पूछी गई है, 2019 में पूछी गई सॉरी। तो वो इस बार आने के चांसेस कि सतत पोषणीय विकास पर टिप्पणी लिखिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो आप लिखेंगे ऐसा विकास जिससे क्या हो, पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। क्षति का मतलब नुकसान ना पहुंचे। ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह हमारी आवश्यकताओं, वह संसाधन या फिर वह पदार्थ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, साथ ही साथ आने वाली जो भी पीढ़ी है उनको भी उनसे क्या पहुंचे, लाभ पहुंचे। इसको ही हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास आपको समझ में आ गया होगा कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो ऐसा विकास या फिर कह सकते हैं वे पदार्थ जिससे पर्यावरण को क्या नहीं पहुंचे, क्षति नहीं पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, उसको हास ना हो और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए और आने वाली पीढ़ी को भी उससे क्या हो, लाभ हो। ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब इसके ऐसा कब हुआ कि हमें भी उससे लाभ हो जाए और आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो। तो इसके लिए क्या बनानी चाहिए, हमें योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है इसके लिए संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे, उसका हम गलत उपयोग नहीं करेंगे। अगर वन संसाधन है तो हम पेड़ पौधे नहीं काटेंगे। पेड़ पौधे काट रहे हैं तो उन पेड़ों को देखेंगे जो कंडीशन क्या है, अगर खराब हो गए तो उनको काट लो, लेकिन उनके स्थान पर क्या करना है, नए पौधे को लगा देना है। तो यहाँ पर यही है कि इसके लिए हमें क्या करना है, उनका उचित उपयोग करना है, वनों का हमें अनुचित उपयोग नहीं करना है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। अब योजना में क्या है, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन स्टार लगा देना, यहाँ पर पूछा गया है कि सतत पोषणीय विकास की जो सर्वप्रथम अवधारणा, पेपर में विकल्प में दिया है कि सतत पोषणीय विकास की जो सर्वप्रथम अवधारणा है वो कब दी गई थी, तो वो दी गई थी 1992 में। कहाँ पर, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकृति मिली। सर्वप्रथम क्या होगा, यहाँ पर सतत पोषणीय विकास के लिए योजना बना रहे हैं ना, तो योजना के लिए स्वीकृति कब मिली, 1992 में। कहाँ पर, ब्राजील के शहर, कौन सा शहर है, रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में क्या मिली, उसे स्वीकृति मिली, ठीक है, उसे स्वीकृति मिली। और इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति प्रदान की गई। क्या की गई, सहमति प्रदान की गई। और एक एजेंडा तैयार किया गया, उसका नाम है एजेंडा 21। एक क्या बनाएगी, एक योजना बनाएगी, एजेंडा 21 बनाएगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आप लिख देना कि इसका प्रमुख उद्देश्य जो संसाधनों, इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी, असाक्षरता, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ठीक है, गरीबी, असाक्षरता, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। तो ये आपका इतना टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो सतत पोषणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, तो एक बार समझ लो सतत पोषणीय विकास क्या होता है। देखो मैंने लिखा भी है कि ऐसा विकास, ध्यान रखना, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्या नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, हानि ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे, और हमें भी उससे लाभ हो और आने वाली पीढ़ी को भी उससे लाभ हो। ये कब होगा, जब उसके लिए हम क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। तो एक जो योजना बनाएगी वो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी, कौन सा शहर, रियो डी जेनेरियो में बनाएगी। और इस योजना के साथ वहाँ पर एक क्या बनाया गया, एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है गरीबी, असाक्षरता, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। तो आप लोगों के लिए इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तो भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधनों का विकास जब नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उन्हीं प्रक्रिया को, उन्हीं प्लानिंग को यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि संसाधन नियोजन का जो अर्थ होता है, संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना और मात्रा के साथ साथ उनके विकास से होता है। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है, देखो बताया ना, संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तो नियोजन का अर्थ क्या होता है, नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। क्या, प्लानिंग। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों की पहचान करें और मात्रा के साथ साथ उनके
विकास से होता है। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे संसाधन नियोजन का जो अर्थ होता है, संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की पहचान करके उनके विकास से होता है। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो संसाधन नियोजन का अर्थ जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, देखो नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। तो जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनकी आप पहचान करें और उनके बारे में आप क्या करें? प्लानिंग करें, उनके बारे में सोचें। तो वही होती है आपकी संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन का अर्थ जो होता है उपलब्ध संसाधनों की पहचान, जो भी संसाधन उनको आप क्या करें? सबसे पहले पहचानें और मात्रा के साथ साथ उनके विकास से होता है। पहले पहचान करेंगे उनकी क्या मात्रा है और उनका क्या विकास हो रहा है, वही हमारी कहलाती है प्लानिंग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नियोजन। तो यहाँ पर यही लिखा है कि संसाधन नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके विकास से होता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, तो आपके लिखेंगे संसाधन नियोजन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उन उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना और उनकी मात्रा और उनके विकास से होता है, ठीक है। तो संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब जो भी आप प्लानिंग करें, जो भी आप संसाधन विकास के बारे में चल रही है प्लानिंग, वो राष्ट्र के अनुरूप होने चाहिए। मतलब जो भी बड़ी लेवल है उसके अनुरूप होने चाहिए, छोटे रूप में नहीं होने चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है। अगर आप देखें तो जो भारत है, जिस संसाधनों का एक धनी देश माना जाता है, तो भारत में संसाधन विशाल देश में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका विकास जो है वो क्या है? अपर्याप्त। संसाधन तो बहुत हैं लेकिन उनका क्या नहीं है? विकास नहीं है। इसके तो कोई एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए कि अगर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयला के अनेक भंडार हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो कोयला संसाधन है, कोयला है, इनके अनेक भंडार हैं, लेकिन क्या है? ज्ञान नहीं है, तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है? इनका विकास नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की क्या है? बहुत सारे संसाधन है, लेकिन वहाँ पर क्या है? देखो राजस्थान में पवन ऊर्जा की बहुत सारे संसाधन है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है? क्या की कमी है? जल की कमी है। अतः जल अगर वहाँ पर हो जाए तो वहाँ पर क्या बन सकती है? बिजली बन सकती है और भी बहुत से उपयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोयला के भंडार है, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है? वहाँ के लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है, जिस कारण उनका क्या नहीं हो पा रहा? विकास नहीं हो पा रहा। अतः इसी चीज़ की क्या करना? प्लानिंग करना है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा संसाधन है। जो संसाधन है ना, उस संसाधनों की पहले हम उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी मात्रा देखेंगे कि कितना क्या होना चाहिए और इसके बाद फिर उनका विकास हो, तभी वहाँ पर वो प्लानिंग हमारी सफल मानी जाएगी। तो एग्जाम्पल में आप पहले लिखेंगे कि यहाँ पर संसाधन का जो संसाधन विकास योजना है जी राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए। और अगर देखें तो क्या है, इसकी एग्जाम्पल समझे तो हम समझ सकते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयला के तो भंडार बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है। दूसरा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान और में पवन ऊर्जा की स्रोत बहुत है, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है? जल की कमी है, जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा। लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख है शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है। लद्दाख में घूमने के लिए जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर क्या है? सांस्कृतिक विरासत की कमी है, यहाँ पर जल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से संसाधन नियोजन की अगला टॉपिक हमारा, तो आप लीजिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो छोटा सा है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। तो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से, जैसे अभी हमने पढ़ा संसाधन नियोजन का अर्थ, तो संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो संसाधन नियोजन का अर्थ होता है कि जितने भी उपलब्ध संसाधन पहले उनको पहचानो, पहचानने के बाद क्या करो? उनकी मात्रा को डिसाइड करो और फिर उनका विकास करो, तो वो कहलाती है संसाधन नियोजन। लेकिन संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या कैसी होनी चाहिए? अगर आपको लग रहा कि आपके राज्य में या फिर आपके शहर में कोई संसाधन है, तो सबसे पहले आप उसको देखोगे, सर्वेक्षण करोगे, जांच करोगे, एक टेबल टाइप की बनाओगे। क्या बनाओगे? टेबल बनाओगे, फिर उस पर विचार करोगे। तो यही है, देखो यहाँ पर संसाधनों की पहचान करके, संसाधनों की जो भी संसाधन, उन संसाधनों की पहचान करेंगे और उनकी टेबल बनाना। टेबल का मतलब सारणी बनाना कि क्या होना चाहिए, कितना चीज़ें यहाँ पर लगना चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ें, उनकी टेबल बनाना क्या है? प्रमुख कार्य है। टेबल का मतलब सारणी बनाना प्रमुख कार्य है। फिर उसके पश्चात सर्वेक्षण होनी चाहिए, उसका मानचित्र बनाया जाना चाहिए, फिर अनुमान लगाना चाहिए। ये आदिकार संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में क्या है? जैसे हमें लगा कि यहाँ पर इस गांव में ये संसाधन, सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे? टेबल कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसकी टेबल बनाने के पश्चात क्या होगा?
हम उसके बारे में विचार करेंगे, जांच करवाएंगे, इसके बाद वो हमारी प्रक्रिया, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, विकास होगा, तब हमारी जो प्लानिंग वो क्या कहलाएगी, सफलतापूर्वक कहलाएगी। तो यहाँ पर यही है कि सबसे पहले संसाधनों की पहचान करके उनकी टेबल बनाना प्रमुख कार्य है, फिर उसके पश्चात उसकी क्या करें, सर्वेक्षण करें, उसका मानचित्र बनाएं और इसके बाद में अनुमान लगाएं। यही क्या कहलाती है, आपकी संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधनों का विकास करने की योजना बनानी चाहिए। मतलब यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, जो भी आप वहाँ पर संसाधन के बारे में सोच लिया कि यहाँ पर ये संसाधन, उसके बारे में आपने सारणी बना ली, टेबल बना ली, उसका मानचित्र बना लिया, सर्वेक्षण हो गई, सब कुछ हो गई। इसके पश्चात क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का उपयोग करके उनका विकास करना चाहिए। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी संसाधन नियोजन के लिए, एक पंचवर्षीय योजना बनाई थी। पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, स्वतंत्रता संग्राम के पहले बनाई गई थी, ठीक है। तो स्वतंत्र संग्राम के पहले एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ समय वो चली, इसके पश्चात वो क्या हो गई, विफल हो गई, ठीक है। तो आपके लिए इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे क्या कीजिए, कमेंट किया करिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।